नमस्कार। आज हम एक बेहद दुखद और आप कह सकते हैं हाल की घटना पर थोड़ी विस्तार से बात करने वाले हैं। एयर इंडिया फ्लाइट 171 का हादसा। ये 12 जून 2025 को हुआ, अहमदाबाद से उड़ान भरने के बस कुछ ही देर बाद। हमारे पास जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, उनके आधार पर आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था, क्या कारण हो सकते हैं और इसके मायने क्या हैं। जी, ये घटना वाकई झकझोरने वाली है। हाँ, मतलब न सिर्फ इसलिए कि इसमें इतने लोगों की जान चली गई, बल्कि ये भी कि 2025 का शायद अब तक का सबसे भयानक विमान हादसा माना जा रहा है। बिल्कुल। और कुछ रिपोर्ट्स तो इसे भारत में ही नहीं, शायद दुनिया भर में भी 2020 के दशक की सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में से एक कह रही हैं। यही बात हैरान करती है कि एक इतना नया मतलब नई पीढ़ी का विमान उड़ान भरने के ठीक बाद कैसे कैसे ये सब हो गया। चलिए देखते हैं हमारे पास जो जानकारी है उसमें क्या है, इसको थोड़ा खोल कर देखते हैं। हुँ, तो सबसे पहले जो बेसिक फैक्ट्स हैं, जी, ये फ्लाइट थी एयर इंडिया AI-171, जी, अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से लंदन गैटविक जा रही थी। जी, यही है ना? बिल्कुल सही। एक रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट थी और जैसा आपने कहा, ये जानना ज़रूरी है कि ये कोई पुराना विमान नहीं था। ये एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर था। अच्छा, ड्रीम लाइनर, हाँ, हाँ। हाँ, ड्रीमलाइनर सीरीज़ को बोइंग ने काफ़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी और पैसेंजर कंफर्ट के हिसाब से बनाया है। इंडस्ट्री में इसे काफी भरोसेमंद और एडवांस मानते हैं। और ये हादसा हुआ कब, मतलब उड़ान भरने के कितनी देर बाद, कुछ आइडिया है? रिपोर्ट्स के हिसाब से तो ये हादसा उड़ान भरने के बहुत ही कम समय बाद हुआ। विमान अभी अपनी शुरुआती चढ़ाई में ही था, जिसे इनिशियल क्लाइंब फेज कहते हैं। अच्छा, मतलब पूरी ऊंचाई भी नहीं ली थी नहीं, वो उसने? ऊपर जा ही रहा था, तभी नियंत्रण से बाहर हो गया। ऐसा लगता है कि कुछ ही मिनटों के अंदर ये सब कुछ हो गया। ओ, कुछ ही मिनटों में। ये तो वाकई बहुत चिंता की बात है। और फिर विमान नीचे आके कहाँ गिरा? नीचे आते वक्त विमान एयरपोर्ट से ज्यादा दूर नहीं, पास में ही एक हॉस्टल या शायद कोई कॉलेज की बिल्डिंग थी, उस पर या उसके बिल्कुल करीब क्रैश हुआ। ओ, बिल्डिंग पर। हाँ, और इसी वजह से ये त्रासदी और भी भयानक हो जाती है। खतरा सिर्फ हवा में बैठे लोगों के लिए नहीं था। इस पर हम और बात करेंगे, लेकिन पहले जो जाने गईं, उसका आंकड़ा क्या है? ये शायद सबसे दुखद हिस्सा है। हाँ, वो आंकड़े सच में बहुत भयानक हैं। विमान में कुल 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर। 242। जी। और शुरुआती रिपोर्ट्स और अधिकारियों के बयान देखें तो लगता है विमान में सवार लगभग सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन जैसा हमने अभी कहा, बात यही खत्म नहीं हुई। विमान जहां गिरा, हॉस्टल बिल्डिंग के पास? हाँ, वहां मौजूद लोगों पर भी इसका असर हुआ। जमीन पर उस हॉस्टल या कॉलेज कैंपस में 19 और लोगों की जान चली गई। 19 लोग जमीन पर। बाप रे! तो कुल मिलाकर ये आंकड़ा 261 हो गया। जी, 261 मौतें, 242 हवा में और 19 जमीन पर। यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। ये इसे हाल के इतिहास की सबसे गंभीर दुर्घटनाओं में से एक बना देता है। खासकर वो जो जमीन पर मौतें हुई, उससे ये मामला और भी सेंसिटिव हो जाता है। निश्चित रूप से, ये सिर्फ एक प्लेन क्रैश नहीं रह जाता फिर। ये एक तरह की दोहरी त्रासदी है। हवा में सफर करने वालों के लिए और जमीन पर उन बेकसूर लोगों के लिए जो शायद अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लगे थे। ये इस हादसे के असर को कई गुना बढ़ा देता है। ये सब जानना ही बहुत दहलाने वाला है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर हुआ कैसे? क्या शुरुआती जांच कुछ बता रही है? कुछ अंदाजा है कि इतना मॉडर्न विमान अचानक ऐसे नियंत्रण कैसे खो बैठा? देखिए, किसी भी हादसे के फौरन बाद एकदम पक्के तौर पर कुछ कहना तो मुश्किल होता है। जांच में महीने, कभी-कभी साल भी लग जाते हैं। लेकिन जो शुरुआती टेक्निकल रिपोर्ट्स आई हैं, उनमें एक बहुत ही अजीब और चिंताजनक बात का जिक्र है। क्या? ऐसा लगता है कि जांच करने वालों का ध्यान विमान के इंजन कंट्रोल सिस्टम पर गया है। इंजन कंट्रोल सिस्टम? अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? शुरुआती जांच में यह पाया गया है कि कॉकपिट में एक स्विच या लिवर होता है, जिससे विमान के दोनों इंजनों को रन मोड से कट ऑफ मोड में डाला जाता है। रन मतलब चालू और कट ऑफ मतलब बंद? हाँ, बिल्कुल। कट ऑफ में फ्यूल सप्लाई बंद हो जाती है, इंजन बंद। और पता ये चला है कि किसी वजह से ये स्विच दोनों इंजनों के लिए कट ऑफ पोजीशन में आ गया। दोनों इंजनों के लिए एक साथ? पर इससे क्या हुआ होगा? इसका सीधा असर ये हुआ कि दोनों इंजनों ने अचानक पावर देना बंद कर दिया। थ्रस्ट खत्म हो गया। अब सोचिए, विमान बस अभी उड़ा है, उसे ऊंचाई लेने के लिए, स्पीड पकड़ने के लिए पूरी पावर चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और उसी वक्त, उसी क्रिटिकल मोमेंट पर अगर दोनों इंजन बंद हो जाएं,
तो विमान के पास न उतनी ऊंचाई होती है, ना स्पीड कि वो ग्लाइड कर सके या पायलट उसे संभाल पाए। इस तरह पावर का पूरी तरह चले जाना, खासकर कम ऊंचाई पर, इसका नतीजा लगभग हमेशा भयानक ही होता है। लेकिन ये स्विच कट ऑफ मोड में आया कैसे? मतलब क्या ये कोई बटन है जिसे गलती से दबा दिया या कोई तकनीकी खराबी, ये समझ नहीं आ रहा। हाँ, देखिए यही सबसे पेचीदा सवाल है और जांचकर्ता इसी का जवाब ढूंढ रहे हैं। इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं और बिना पक्के सबूत के कुछ कहना सही नहीं होगा। पहली संभावना, ह्यूमन एरर। क्या किसी पायलट से गलती हुई, अनजाने में ऑपरेट हो गया, या कॉकपिट में कुछ ऐसा हुआ जिससे स्विच हिल गया। हम्म। हालांकि मॉडर्न प्लेन्स में ऐसे जरूरी स्विच पर अक्सर गार्ड्स लगे होते हैं ताकि गलती से ना दबें। अच्छा। दूसरी संभावना, टेक्निकल फॉल्ट। क्या स्विच सिस्टम में ही कोई मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल गड़बड़ी आ गई, कोई सेंसर खराब हो गया, या सॉफ्टवेयर में दिक्कत थी। बोइंग 787 जैसे विमान बहुत ज़्यादा कंप्यूटराइज्ड होते हैं, तो सॉफ्टवेयर का रोल भी अहम हो जाता है। और कोई तीसरी संभावना? तीसरी, जिसे कम माना जाता है पर जांच में उसे भी देखा जाता है, क्या कोई बाहरी दखलंदाजी थी या कोई और बिल्कुल अप्रत्याशित घटना। तो मतलब अभी ये सब बस संभावनाएं हैं। जांच टीम इन सभी एंगल से देख रही होगी। बिल्कुल, इस तरह की दुर्घटनाओं की जांच बहुत डिटेल में होती है, एक साइंटिफिक प्रोसेस है। भारत की जो डीजीसीए है, उसके तहत AIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, वो इस जांच को लीड कर रही है। पर जैसा कि इंटरनेशनल नियमों में होता है, वो अकेले नहीं है, क्योंकि विमान अमेरिका में बना था बोइंग का। हाँ, बोइंग। और इंजन भी अक्सर किसी बड़ी कंपनी के होते हैं, जैसे GE या रोल्स रॉयस। तो अमेरिका की NTSB यानी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, खुद बोइंग कंपनी और इंजन बनाने वाली कंपनी के एक्सपर्ट्स भी इस जांच में पूरी तरह शामिल होते हैं। ये तो एक बड़ी इंटरनेशनल टीम हो गई फिर। वो करते क्या है जांच में? पता कैसे लगाते हैं कि असल में हुआ क्या था? जांच कई लेवल पर होती है। सबसे जरूरी होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR को ढूंढना और उनका एनालिसिस करना, जिन्हें हम आमतौर पर ब्लैक बॉक्स कहते हैं। हाँ, ब्लैक बॉक्स सुना है। वो असल में काले नहीं होते शायद। नहीं, वो असल में ब्राइट ऑरेंज कलर के होते हैं, ताकि मलबे में आसानी से दिख जाएं। FDR विमान के सैकड़ों पैरामीटर रिकॉर्ड करता है। ऊंचाई, स्पीड, इंजन की हालत, कंट्रोल्स कैसे इस्तेमाल हुए, सब सेकंड दर सेकंड। अच्छा। और CVR कॉकपिट की सारी बातचीत और दूसरी आवाजों को रिकॉर्ड करता है। इन दोनों से हादसे के आखिरी पलों का काफी सटीक पता चल सकता है। और इसके अलावा? इसके अलावा मलबे का बहुत बारीकी से विश्लेषण होता है। हर टुकड़े को जमा करके, खासकर कॉकपिट और इंजन के हिस्सों को ध्यान से देखा जाता है कि कहीं कोई टूट-फूट, आग लगने या किसी और खराबी का निशान तो नहीं। विमान के मेंटेनेंस के सारे रिकॉर्ड्स देखे जाते हैं। क्या पहले कभी इस सिस्टम में कोई दिक्कत आई थी, कोई मरम्मत ठीक से हुई थी? साथ ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रिकॉर्ड्स, मौसम की जानकारी, पायलटों की ट्रेनिंग, उनका तजुर्बा, सब कुछ देखा जाता है। कभी-कभी सिम्युलेटर में हादसे के हालात को फिर से बनाने की कोशिश भी की जाती है। ये सब मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाने में मदद करता है। ये तो वाकई बहुत ही डिटेल्ड प्रोसेस लगता है और इसमें टाइम लगना तो स्वाभाविक है। खैर, अब अगर हम इसके असर की बात करें तो जाहिर है पहला असर तो एविएशन सेफ्टी पर भरोसे को लेकर होता है। निश्चित रूप से। जब बोइंग 787 जैसा एक मॉडर्न और जिसे कहते हैं टेक्निकली एडवांस्ड विमान ऐसे हादसे का शिकार होता है, तो ये यात्रियों, एयरलाइंस, रेगुलेटर्स सबके मन में सवाल खड़े करता है। क्या इस विमान के डिज़ाइन में कोई कमी है? क्या इसके किसी खास सिस्टम में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिस पर ध्यान नहीं दिया गया? क्या मौजूदा सेफ्टी प्रोटोकॉल काफ़ी हैं? इस एक हादसे के बाद दुनिया भर में इस मॉडल के विमानों की जांच और सेफ्टी रिव्यू तेज हो सकते हैं। तो मतलब इसका असर सिर्फ एयर इंडिया या भारत तक ही नहीं रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बोइंग 787 दुनिया भर की कई बड़ी एयरलाइनें इस्तेमाल करती हैं। ऐसी घटना के बाद ग्लोबल लेवल पर जो एविएशन रेगुलेटरी एजेंसियां हैं, जैसे अमेरिका की FAA, यूरोप की EASA, वो सब सक्रिय हो जाती हैं। अगर जांच में किसी डिज़ाइन या मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी कमी का पता चलता है, तो वो सभी ऑपरेटर्स के लिए ज़रूरी सेफ्टी निर्देश जारी कर सकती हैं, जिसे एयर वर्दीनेस डायरेक्टिव कहते हैं। अच्छा। उसमें विमानों में बदलाव करने या एक्स्ट्रा चेकिंग करने को कहा जा सकता है। और जाहिर है, इसका असर बोइंग कंपनी की इमेज और उनकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। सेफ्टी के अलावा आपने शुरू में इशारा किया था कि जमीन पर हादसा होने की वजह से कुछ और मुद्दे भी उठते हैं। हाँ, और वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला तो, जैसा अक्सर बड़ी आपदाओं के बाद होता है, ये हादसा भारत में डिजास्टर मैनेजमेंट और इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम की कैपेसिटी और तैयारी पर भी सवाल उठाता है।
एक घनी आबादी वाले इलाके के पास या उसके अंदर विमान गिरने पर रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, सोचा जा सकता है। क्या मौके पर पहुंचने में देर हुई? क्या अलग-अलग एजेंसियों, पुलिस, फायर ब्रिगेड, मेडिकल टीम, एयरपोर्ट अथॉरिटी के बीच कोऑर्डिनेशन ठीक था? क्या घायलों को फौरन मदद मिल पाई? इन सवालों का जवाब आगे की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। कुछ रिपोर्ट्स में ये बात आई भी है कि बचाव कामों में शुरुआती घंटों में कोऑर्डिनेशन को लेकर कुछ दिक्कतें थीं, खासकर घटनास्थल की वजह से। और दूसरा पहलू जो शायद लंबे समय के लिए पॉलिसी में बदलाव की मांग करता है, वो है अर्बन प्लानिंग यानी शहरी नियोजन और हवाई सुरक्षा के बीच का रिश्ता। ये हादसा इस बात पर जोर देता है कि एयरपोर्ट के आसपास और खासकर फ्लाइट पाथ के नीचे किस तरह का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत जरूरी बात है। स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, अस्पताल, घनी बस्तियां, क्या इन्हें ऐसे सेंसिटिव जोन में बनाने की इजाजत होनी चाहिए? अगर हाँ, तो किन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के साथ? ये घटना एक बहुत कड़वी याद दिलाती है कि विमानों से जुड़ा रिस्क सिर्फ हवा में नहीं, जमीन पर भी होता है। हमें शायद विकास की जरूरतों और नागरिकों की सुरक्षा के बीच ज्यादा सख्त बैलेंस बनाने की जरूरत पड़ेगी। और इन सब टेक्निकल सिस्टमिक बातों के बीच हमें वो मानवीय त्रासदी नहीं भूलनी चाहिए। 261 जाने गईं यात्री, क्रू मेंबर और जमीन पर मौजूद छात्र। ये पहलू शायद सबसे ज्यादा विचलित करने वाला है। बिल्कुल। हर नंबर एक जिंदगी थी, एक कहानी थी, एक परिवार था जो अब दुख में है। और जमीन पर मारे गए छात्रों का मामला इसे और भी दुखद बना देता है। ये नौजवान अपने भविष्य के सपने लेकर वहां पढ़ने आए थे और एक ऐसी घटना का शिकार हो गए जिससे उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। ऐसी त्रासदियों का इमोशनल और सोशल असर बहुत गहरा होता है और लंबे समय तक रहता है। क्या सरकार या एयरलाइन की तरफ से जो परिवार प्रभावित हुए हैं, उनके लिए किसी मदद की कोई जानकारी है? हाँ, शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार और एयर इंडिया दोनों में प्रभावित परिवारों के लिए संवेदना जताई है और मदद के लिए कदम उठाए हैं। आमतौर पर ऐसे मामलों में फौरी मदद के लिए रिलीफ पैकेज दिए जाते हैं, आने जाने और रहने का इंतजाम किया जाता है और काउंसलिंग के लिए सहायता केंद्र भी बनाए जाते हैं। शवों की पहचान करके उन्हें परिवारों को सौंपना एक बहुत ही सेंसिटिव और ज़रूरी काम होता है, जिसमें काफ़ी वक्त और रिसोर्स लगते हैं। हालांकि ये भी सच है कि कोई भी मुआवजा या मदद उस नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती जो इन परिवारों ने झेला है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें, तो एयर इंडिया फ्लाइट 171 हादसा एक मल्टी लेयर्ड त्रासदी है। एक मॉडर्न विमान टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया। 260 से ज्यादा जानें गईं, जिसमें जमीन पर मौजूद लोग भी शामिल थे। शुरुआती जांच इंजन कंट्रोल स्विच की तरफ इशारा कर रही है, पर फाइनल कारण जानने के लिए डिटेल्ड इंटरनेशनल जांच अभी चल रही है। हाँ, और इस हादसे ने न सिर्फ फौरी तौर पर एविएशन सेफ्टी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि भारत में डिजास्टर मैनेजमेंट की तैयारी और खासकर एयरपोर्ट्स के आसपास अर्बन प्लानिंग के नियम और जोखिमों पर भी एक बड़ी बहस छेड़ दी है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। ये घटना हमें याद दिलाती है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, अप्रत्याशित और विनाशकारी फेलियर हो सकते हैं। और ये हमें उस जिम्मेदारी का भी एहसास कराती है जो हवा में उड़ रहे लोगों के साथ साथ जमीन पर रहने वाले लोगों की सुरक्षा पक्की करने की है। और यहीं पर एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या यह हादसा हमें मजबूर करेगा कि हम एयरपोर्ट और फ्लाइट पाथ के नज़दीक, खासकर स्कूल, अस्पताल और घनी आबादी वाले इलाकों जैसे सेंसिटिव जगहों पर कंस्ट्रक्शन के मौजूदा नियमों को फिर से देखें? क्या आज के बफर जोन और नियम काफ़ी हैं, या हमें विकास की दौड़ में सुरक्षा को और ज़्यादा प्राथमिकता देनी होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य में हवाई यात्रा और शहरी जीवन दोनों पर असर डालेगा।